Hello, welcome all of you. So today we will discuss some more question of Fourier analysis which is asked in DU entrance exam 2018. और हमने DU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीरीज चला रखा है, वो कंटिन्यू रहेगा। इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लेट A and B be two subset of a metric space X. If A interior A denote the interior of A, then which one of the following statement is true? तो पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि इंटीरियर A यूनियन B इज इक्वल टू इंटीरियर A यूनियन इंटीरियर B, कि कौन सा किसमें कंटेनमेंट होगा, ये सब इसमें पूछा गया है। तो इन सब के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इंटीरियर ऑफ सेट क्या होता है। तो अगर कोई मेट्रिक स्पेस एक्स को मान लीजिए मेट्रिक स्पेस ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स एंड ए सबसेट ऑफ एक्स देन ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ए व्हिच इज कंटेन्ड इन ए, देन मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कोई सेट ए वो एक्स का सबसेट है, तो ए का कोई पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर हमें ए बिलोंग्स टू जी कंटेन्ड इन ए, यानी कि ए का नेबरहुड को जी मिलना चाहिए और वो ए में कंटेन होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये ए है वो इसका इंटीरियर सेट पॉइंट है। और इस प्रकार ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट होंगे उनका जो सेट बनेगा उसको हम ए इंटीरियर या इंटीरियर ऑफ ए से डिनोट करते हैं। ए इंटीरियर कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इंटीरियर इन ए इज नोन एज इंटीरियर सेट ऑफ ए, यानी कि ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है उनका सेट बनेगा, उसको हम ए इंटीरियर से डिनोट करते हैं। और नीचे हम लिखेंगे कि ए इंटीरियर इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, कि यानी कि एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट होगा तो वो सब ए इंटीरियर में आ जाएंगे। तो ये तो मैं बेसिक डेफिनेशन होगी कि इंटीरियर सेट क्या होता है। अब इसकी मदद से हम इसको कैसे सोल्व करें, पर इसने यहाँ पे इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन ना पूछ के ए इंटीरियर की कुछ प्रॉपर्टी होती है उनका पूछ लिया। तो ए इंटीरियर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ए इंटीरियर होता है, ए इंटीरियर इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए, इज एन ओपन सबसेट ऑफ, यानी कि ए इंटीरियर वो ए का ओपन सबसेट होता है। हम किसी सेट को ओपन कब बोलते हैं, अब ओपन तभी तो बोलते हैं जब सारे पॉइंट की ए इज सेट टू बी इन ओपन सेट इफ ए इज नेबरहुड ऑफ इट्स एवरी पॉइंट, यानी कि ए के सभी पॉइंट का नेबरहुड है वो ए में कंटेन हो जाए। यहाँ पे हम ए इंटीरियर में ले वही पॉइंट रहे जो सब ए का इंटीरियर है, और ए का इंटीरियर होने की कंडीशन क्या है कि नेबरहुड मिलना चाहिए और वो ए में कंटेन होना चाहिए। इसका मतलब ए इंटीरियर क्या हो गया, ओपन सबसेट हो गया। दूसरी होती है कि ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, कि ए इंटीरियर वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए होता है। और ए इज ओपन, ए कोई सेट है वो ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इक्वल्स टू ए, अगर ये कंडीशन हो जाती है तो ए ओपन, क्योंकि ए इंटीरियर तो ओपन होता ही है और ए ओपन होगा इसका मतलब इंटीरियर ए की इक्वल है। अब इन कुछ प्रॉपर्टीज का हम यूज करें, मेनली तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि ए इंटीरियर है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट ए होता है, और साथ में ये भी होता है कि ए इंटीरियर है वो ए में कंटेन्ड होता है। क्यों होता है कंटेंट, वो यहां से क्योंकि ए इंटीरियर में पॉइंट किसके आ रहे हैं, एक्स सबसेट ऑफ ए, एक्स सारे जितने भी इंटीरियर में सब ए से ही तो आ रहे हैं, इसका मतलब ए इंटीरियर वो ए में कंटेन होगा। अब इन दो प्रॉपर्टी का यूज करके हम इनका प्रूफ देखते हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले हम नीचे से चलेंगे तो हमको आइडिया हो जाएगी कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। कि ए कंटेन्ड इन बी, अगर ए बी में कंटेन हमको दिया हुआ है, अब दिखाना कि इंटीरियर ए होगा कि नहीं होगा। तो हमें पता है कि ए इंटीरियर है वो ए में कंटेन होगा और बी इंटीरियर है वो बी में कंटेन होगा। क्यों, क्योंकि ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट कंटेन्ड इन, बी इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ बी कंटेन्ड इन बी। अब ए इंटीरियर ए में, बी इंटीरियर बी में। अब ए इंटीरियर ए में है और ए तो बी में कंटेन है तो ये बी में होगा, इसका मतलब ए इंटीरियर भी बी में है और बी इंटीरियर भी बी में है। बट बी इंटीरियर वो क्या है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ बी है और ए इंटीरियर ओपन सबसेट है, तो ये तो ओपन है ये लार्जेस्ट है, इसका मतलब कि बी इंटीरियर तो बड़ा हो गया तो ये बी इंटीरियर इसमें कंटेन। क्यों, क्योंकि बी इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कंटेन्ड इन, ये तो सबसे बड़ा है और ये छोटा है तो ये इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। तो ये तो होगी कि इसका मतलब ए इंटीरियर कंटेन इन बी इंटीरियर, क्योंकि हम इसको ए इंटीरियर लिखो या इंटीरियर लिखो या ए इंटीरियर, तो इसका मतलब अगर ए बी में कंटेन है तो इंटीरियर ऑफ ए कंटेन इंटीरियर ऑफ ए, ये तो ट्रू है। तो हमको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सॉरी यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये तो ट्रू हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इक्वल होता है, ये क्या होता है। कोई पहली बात ये कि ए कोई सेट है वो बी के इक्वल होता है इफ ए कंटेन्ड इन बी और बी कंटेन्ड इन ए, तब तो हम बोलते हैं कि ए इक्वल बी है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले तुम्हें पता है कि ए इंटीरियर है वो ए में कंटेन है, बी इंटीरियर है वो बी में कंटेन है, तो भाई सेट प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इंटरसेक्शन कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब अगर ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर लेंगे तो वो ए इंटरसेक्शन बी में कंटेन होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी सेट है उसका इंटीरियर उसमें कंटेन होता है, तो ये सेट का इंटीरियर इसमें कंटेन होगा। अब ये तो लार्जेस्ट ओपन सबसेट है
ओपन सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये तो इसका लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, ये ओपन सबसेट है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर कंटेन होगा। दिस इंप्लाइज ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो एक साइड से कंटेनमेंट तो अपना आ गया। अगर हम ये दिखा दें कि ये सेट इसमें भी कंटेन है तो हम बोल देंगे ये दोनों इक्वल है। अब देखो कि जो ए इंटरसेक्शन बी है सबसेट होता है ए का, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का। तो अब इसका मतलब ए कंटेन इन बी है तो इंटीरियर ऑफ ए कंटेन इंटीरियर ऑफ बी, क्योंकि तो हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है वो ए इंटीरियर में कंटेन होगा, और यहां से ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है वो बी इंटीरियर में कंटेन होगा। इसका मतलब ये जो सेट है इन दोनों की, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में भी है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर कंटेन्ड इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। और ये क्या है, इसका उल्टा साइड ही तो है। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इक्वल्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। इसका मतलब ये भी ट्रू है तो ये भी सही नहीं है इसका, क्योंकि हमें तो पूछा ना नॉट ट्रू। अब इसको और देखते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी ए कंटेन बी में होता है कि क्या होता है। इसका क्या होता है, अब हमें ये पता है कि ए इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, तो दिस इंप्लाइज ए इंटीरियर कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का इंटीरियर। और हम ये भी बोल सकते हैं कि बी इज आल्सो कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, तो दिस इंप्लाइज बी इंटीरियर कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का इंटीरियर। इसका मतलब ए इंटीरियर भी इसमें बी इंटीरियर भी इसमें, दोनों का यूनियन भी इसमें हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का इंटीरियर। तो मतलब ये तो एक साइड से ट्रू है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, यानी कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी कंटेन्ड इन ए यूनियन बी। तो इसका मतलब ये वाली बात होगी, तो ये भी ट्रू है तो ये भी फाल्स नहीं है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये फाल्स होगा। अब इसको प्रूफ इसका एग्जांपल से देखें तो अगर हम ले लें a इक्वल्स टू, अगर हम ले लें हम ये देखेंगे कि ये ट्रू कैसे नहीं है, ये इक्वल नहीं है। अब देखने के लिए हम इसको प्रूफ करते हैं। जैसे मान लो a इक्वल्स हम ले लेते हैं q कॉम्प्लीमेंट, b इक्वल्स ले लेते हैं q। तो अगर इंटीरियर ऑफ a निकालेंगे तो वो आएगा r, सॉरी r नहीं, q कॉम्प्लीमेंट का कोई भी सेट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं, ये तो 5। और b इंटीरियर निकालेंगे तो ये भी 5, क्योंकि q के अंदर कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं मिलेगा, ऐसा g नहीं मिलेगा कि अगर मान लो तुम p बाई q कोई भी एलिमेंट जैसे a ले लेते हैं q से, तो हम a माइनस अपसाइलन से a प्लस अपसाइलन करेंगे, इसका नेबरहुड लेंगे तो वो q में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी रेशनल भी आ जाएंगे, बहुत सारे रेशनल भी आ जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इंटीरियर ऑफ q कॉम्प्लीमेंट भी 5 और इंटीरियर ऑफ q भी 5, ये तो 5 आ गया। अब अगर हम निकालें a यूनियन b तो वो तो आ जाएगा r, और r का इंटीरियर निकालें तो a यूनियन b का जो इंटीरियर होता है वो क्या होता है, r ही होता है। तो अब देखो कि अब इसको देखते हैं इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी करेंगे तो आर, तो आर का इंटीरियर तो यानी कि आर इक्वल्स टू इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए क्या है 5, यूनियन इंटीरियर ऑफ बी यूनियन 5, तो दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू 5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसका आंसर ये आ गया। तो अब हमने एक इंटीरियर और मेट्रिक स्पेस का क्वेश्चन था जो इंटीरियर पे बेस्ड था, ये हमने देखा। अब हम इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड करते हैं। सो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों से इसे मिक्स बोल सकते हैं कि एफ एक्स लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी एस एन एक्स, वेयर एस एन एक्स हमको गिवन है कि एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 2x प्लस 1 3x प्लस 1, और इसकी nth टर्म एक्स अपॉन nx प्लस 1 n प्लस 1 x प्लस 1। और फिर पूछा देन द फंक्शन एफ एक्स, यानी कि एस एन एक्स है और लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एस एन एक्स तो एफ एक्स आएगा। तो हमको एफ एक्स का बिहेवियर पूछे कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट काउंटेबली मेनी पॉइंट्स, कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 1 पॉइंट्स, नो वेयर कंटिन्यूअस। तो हमको एफ एक्स फाइंड आउट करना है और उसका बिहेवियर बताना कैसे है। अब हम देखते हैं कि टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या होती है। समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an प्लस 1 माइनस an इज सेड टू बी टेलीस्कोपिक सीरीज टू सीक्वेंस n, यानी कोई सीक्वेंस an होती है तो समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 माइनस an, ये जो सीरीज बनेगी इसको हम टेलीस्कोपिंग सीरीज कहते हैं। अब इसको देखा जाए तो इसका n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a3, ऐसे ऐसे चलती जाएगी ये सीक्वेंस, सॉरी सीरीज। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, अगर हम उसको एस से डिनोट करें उसमें एन टर्म होती है तो वो अगर कन्वर्जेंट होती है तो हम बोल देते हैं सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अगर इसमें हम S1 देखेंगे तो वो आएगा A2 माइनस A1
S2 देखेंगे तो आएगा A3 माइनस A2, S4 देखेंगे तो वो आएगा A4 माइनस सॉरी S2 A3 माइनस A2, और S3 देखेंगे तो A4 माइनस A3। ऐसे ही इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स आता चला जाएगा, और जब लास्ट में Sn देखेंगे तो वो आएगा An माइनस A1। तो इस प्रकार से इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्सल्स है वो ऐसा, क्योंकि इसमें ये टर्म अब इन दोनों S1 में जोड़ेंगे तो साथ में ये भी आएगा, सॉरी A2 माइनस A1 और A3 माइनस, तो ये कैंसिल A3 माइनस A1 आ जाएगा। इस प्रकार से S4 में S3 जोड़ेंगे, यानी कि सीक्वेंस ऑफ पार्सल्स हम जब Sn निकालेंगे वो An माइनस A1 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि n टर्म को ऐड करेंगे तो ये A2 कैंसिल, ये A3 कैंसिल, ये A4, तो लास्ट में An बच जाएगा और माइनस An, तो ये An माइनस A1 इसका क्या आएगा, सीक्वेंस ऑफ पार्सल्स आ जाएगा। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी जब ये सीक्वेंस ऑफ पार्सल्स में कन्वर्जेंट होगा, और ये सीरीज कब सीक्वेंस कब कन्वर्ट होगी, जब ये an की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो हम बोल देंगे ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। यानी कि सीरीज समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी n प्लस 1 माइनस n कन्वर्स इफ एंड ओनली लिमिट an एग्जिस्ट, क्योंकि इसके सीक्वेंस ऑफ पार्सल्स में an आ रहा है तो ये एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट हो जाएगा तो ये विच इज इक्वल टू लिमिट n समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी an प्लस 1 माइनस an इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी an माइनस a1। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि nवें पद की लिमिट निकाल लो और माइनस A1 कर दो। अब हम इसको इससे रिलेट करते हैं, इसको इससे रिलेट करते हैं तो अपने को दिया हुआ fx लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी Snx को, अगर इसको ये fx इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, fx इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और x अपॉन nx प्लस 1 इंटू n प्लस 1 x प्लस 1। क्यों, क्योंकि ये n टर्म दी हुई है और फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये S1 S2 अप टू इन्फिनिटी, तो n इक्वल टू 1 करेंगे तो s ये वाली टर्म, 2 करेंगे तो ये, n करेंगे तो ये, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी वाली टर्म, तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो दी हुई। अब इसको इससे कंपेयर कर देंगे तो, और ये विच इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन nx प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ रहा है, क्योंकि n प्लस 1 एक्स प्लस 1 ऊपर आएगा, nx प्लस 1 कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ x बचेगा, तो यही आ रहा है। और ये देखने पे कुछ इस प्रकार से नहीं बनेगी an माइनस an प्लस 1, जबकि टेलीस्कोपिंग सीरीज होती है समीशन n इक्वल टू an प्लस 1 माइनस n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन nx प्लस 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये सीरीज इक्वल किसके हो जाती है, समीशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an माइनस 1, और यहाँ पे an क्या है 1 अपॉन nx प्लस 1। तो जैसे हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो an विच इज इक्वल टू 0, तो 0 बन जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, और a1 निकालेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज fx इक्वल टू ये है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये माइनस का साइन बाहर है, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू क्या होती है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी an माइनस a1 होती है, तो माइनस का साइन a, और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 0 है, और माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 है, तो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1। और ये फंक्शन हमें पता है एवरीवेयर कंटिन्यूस है, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 1 पे इसमें दिक्कत आती है, तो फंक्शन fx है इज एवरीवेयर कंटिन्यूस everywhere except x इक्वल टू माइनस 1। तो यानी माइनस 1 को छोड़ देंगे तो बाकी सब जगह कंटिन्यूस हो जाएगा। तो कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट काउंट लिमिट पॉइंट, ये भी रॉन्ग, नो वेयर कंटिन्यूस, ये भी रॉन्ग। तो कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 1 पॉइंट, तो ये 1 पॉइंट को छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। तो इस प्रकार से हमने सीक्वेंस वाले टेलीस्कोपिंग सीरीज को देख लिया, इसका मतलब ये होता है, और इसको हमने सोल्व करके ऐसे लिखा, और उसके बाद से हम n पद की लिमिट निकाली, वो 0 आई, और पहला पद है वो इसका a1 1 अपॉन x प्लस 1 है, तो अल्टीमेटली fx की वैल्यू 1 अपॉन x प्लस 1 आ गई, और x प्लस 1 हमें पता है x इक्वल टू माइनस 1 पे डिसकंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 1 पॉइंट। अब इसमें कुछ मल्टीपल वेरिएबल का फंक्शन और देखते हैं। सो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं कि लेट f फ्रॉम r टू r स्क्वायर टू r be defined as fx y equal to mod x plus mod y, then which one of the following statement is true? कि f वो कंटिन्यूस है 0 0 पे, इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0, कंटिन्यूस डेरिवेटिव इक्वल होंगे, कंटिन्यूस डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू होंगे, डिसकंटिन्यूस और डेरिवेटिव इक्वल होंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि हमको f की कंटिन्यूटी बतानी है 0 0 पे,
और ये बताना है कि एफ एक्स एंड एफ वाई 0 0 पे एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या होंगे और इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, सब हमको बताना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई ए कॉमा बी एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और एफ ए बी इक्वल हो जाती है तो हम बोलते हैं फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट ए बी पे। और साथ में पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी निकालने का तरीका ये होता है कि एफ एक्स एट ए बी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच एग्जिस्ट और एफ वाई ए बी लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ए बी प्लस बी। मतलब कहने का मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालने के लिए तो हम सिंपल जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं वैसा ही है, वाई को वाले कांस्टेंट को कोफिशिएंट सॉरी वाई वाले जो कोऑर्डिनेट है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, जब रिस्पेक्ट में वाई करते हैं तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट मान लेते हैं और वाई के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो ऐसे डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट कर देगी इनकी तो हम बोल देंगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जो वैल्यू आएगी उसके उस बेसिस पे बता देंगे कि इक्वल होंगे कि नहीं इक्वल होंगे और कंटिन्यूटी ऐसे चेक करेंगे। तो अपने को जो एफ एक्स वाई है वो गिवन है एफ एक्स वाई इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, यानी कि एफ एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है मोड एक्स प्लस मोड वाई। तो अब एक्स वाई पे चेंज करेंगे तो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 और एफ एक्स वाई यानी कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0 0 एंड मोड एक्स प्लस मोड वाई। तो हमें पता है कि मोड की डेफिनेशन एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स देन 0 पे जब लिमिट 0 प्लस करेंगे यानी कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू 0 प्लस और y टेंड्स टू 0 प्लस, तो मोड x तो x बन जाएगा, मोड y y बन जाएगा, यानी x प्लस वाई और विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 तो 0 आ गई। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस y टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स वाई या सॉरी मोड x प्लस मोड y विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस y टेंड्स टू 0 माइनस और ये मोड x बन जाएगा माइनस x माइनस y विच इज इक्वल्स टू -0 यानी कि ए भी 0। तो कहने का मतलब ये है कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ एक्स वाई है उसकी वैल्यू आ रही है 0 और कंटिन्यूस बनेगा एफ ए बी यानी कि एफ 0 0, तो एफ 0 0 0 प्लस 0 तो ये भी 0 आ रहा है, तो यानी ये इसके इक्वल है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूस एट 0 0। इसका मतलब एफ कंटिन्यूस तो 0 0 पे हो गया, तो डिसकंटिन्यूस ये वाला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। अब एफ एक्स एफ वाई की बात करते हैं तो एफ एक्स ये होता है, तो अब हम एफ एक्स एट 0 0 निकालेंगे। तो अब अगर हम एफ एक्स एट 0 0 निकालें तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच कोमा 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच। अब एच कोमा 0 पे निकालेंगे तो मोड एच प्लस 0 यानी विच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 मोड एच माइनस एफ 0 0 तो 0 हो जाएगा अपॉन एच यानी कि मोड एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 मोड एच अपॉन एच। अब जब एच टेंड्स टू 0 प्लस करेंगे तो मोड एच क्या बन जाएगा एच, तो 1 आ जाएगा और जैसे 0 माइनस 1 करेंगे 0 माइनस करेंगे तो माइनस एच तो एच अपॉन, यानी इसकी वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1। इसका हम क्या बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब एफ एक्स 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट एफ एक्स 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि एच टेंड्स टू 0 प्लस करेंगे तो ये एच अपॉन एच 1 बन जाता है और 0 माइनस करेंगे तो माइनस एच अपॉन एच माइनस 1, तो इसकी लिमिट की वैल्यू है प्लस माइनस 1, जबकि यूनिक लिमिट तो यूनिक होती है, एक आना चाहिए, कुछ फिक्स आना चाहिए, तो ये तो वेरी कर रहा है प्लस 1 माइनस 1, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी प्रकार से अगर हम एफ वाई 0 0 देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 और एफ 0 कोमा के तो 0 मोड के, तो यानी मोड के माइनस एफ 0 0 0 अपॉन के, तो सेम कंडीशन यहां बन गई, लिमिट के टेंड्स टू 0 मोड के अपॉन के, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी प्लस माइनस 1 है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करी। दिस इंप्लाइज एफ वाई 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने क्या देखा कि जो फंक्शन एफ 0 0 पे कंटिन्यूस तो है पर उसके फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्ट टू वाई डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेलुलर क्वेश्चन देखा, एक टेलीस्कोपिंग सीरीज का देखा और सबसे पहले इसमें मैट्रिक स्पेस का यूज करते क्वेश्चन देखा था। तो इस प्रकार ही हमारे ड्यू के
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था रियल एनालिसिस के। तो इस प्रकार से आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम सबका एक प्लेलिस्ट दिया है जिसमें 2019 और 2018 के सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो आसानी से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से मॉडर्न अलजेब्रा, ओडीपीडी सबके सारे सॉल्यूशन देखेंगे। IIT JEE के जो सॉल्यूशन सीरीज चलती आ रही है वो कंटिन्यू रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।